नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भोजन की। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। भोजन जो ये टॉपिक है ये ईवीएस की परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ जो मैं आपको भोजन के घटक पढ़ा रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ा रहा हूँ, ये मैं सीटेट ईवीएस की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस नहीं है, क्योंकि भोजन जब हम कोर बायोलॉजी की दृष्टि से पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में है। और मैं समझता हूँ जब मैं आपको कोर बायोलॉजी में भोजन पढ़ाऊँगा तो कम से कम तीन वीडियो मुझे बनाने होंगे 40-40 मिनट के, तब आप भोजन उसमें कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ चूँकि सीटेट प्राइमरी लेवल में ईवीएस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल से नहीं आते, बहुत टफ लेवल से नहीं आते, इसलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लिया है। इसलिए मैं सिर्फ उस लेवल पे पढ़ा के चल रहा हूँ जितना आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे ही मैं आपकी कोर बायोलॉजी शुरू करूँगा अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से या सुपर टेट की दृष्टि से, तब मैं इस भोजन को दोबारा पढ़ाऊँगा और उस विस्तार से पढ़ाऊँगा जिस विस्तार की अन्य परीक्षाओं में आवश्यकता होती है। यहाँ केवल उस लेवल का जिस लेवल की आवश्यकता सीटेट ईवीएस परीक्षा की दृष्टि से है। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने शब्द लिखा हुआ है भोजन के घटक। भोजन क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मानव शरीर या किसी भी जंतु के शरीर में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, शरीर के रख रखाव के लिए और शरीर के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उन सभी को कंप्लीट करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं इस अध्याय में बात करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम भोजन क्या है और भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई थी कि किस वृक्ष का तना खाया जाता है, किसका जड़ खाई जाती है, किसके जड़ तने दोनों खाए जाते हैं, किसके पत्ते किसके बीज खाए जाते हैं। तो हम ये देख चुके हैं भोजन की प्राप्ति कैसे होती है और शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी कौन से होते हैं। इस लेक्चर में हम भोजन के घटक की बात करेंगे। तो भोजन वह पदार्थ जिससे मानव या किसी भी जंतु के शरीर की ऊर्जा प्राप्ति संभव है, वृद्धि विकास में सहायता करता है, शरीर के रखरखाव में सहायता करता है और शरीर में होने वाले सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस को पूरा करने में यह मदद करता है। भोजन के घटक की बात करें, हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड की अगर बात करें तो भोजन के घटक को मोटे रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहले घटक है कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे अकार्बनिक अर्थात इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिएगा, कार्बनिक घटक वो होते हैं जिनमें कार्बन मुख्य रूप से मौजूद होता है और अकार्बनिक घटक वो होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होता। तो कार्बनिक घटक की अगर बात करें तो कार्बनिक घटक में सबसे पहला घटक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा आहारी रेशे जिन्हें वृक्षांश कहते हैं या हम फाइबर कहते हैं। इसके अलावा अकार्बनिक घटक की बात करें तो खनिज लवण और जल। ये जितने भी घटक आपके यहाँ ईवीएस की दृष्टि से ये सब कंप्लीट हैं, इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। हालांकि जब हम कोर बायोलॉजी की बात करेंगे तो हम एंटीऑक्सीडेंट भी पढ़ेंगे क्या होते हैं, चूँकि यहाँ सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया है। तो सबसे पहले घटक आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है, हम सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। आप दिन में रोटियाँ खाते हैं, चावल खाते हैं और दूध ले रहे हैं, बहुत सारी अन्य सब्जियां, आलू इत्यादि ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम पूरे दिन में जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। उसकी पहली वजह क्या है कि हमारी बॉडी की जितनी भी ऊर्जा आवश्यकता है, पूरे दिन में हम जो भी काम कर रहे हैं, जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता हमारे शरीर को है, उस पूरी आवश्यकता का 50 से 65% हमें किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। समझ के चलिएगा ये वाली बात। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हमें क्यों है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसका एक बड़ा भाग कार्बोहाइड्रेट से आता है, 50 से 65% कार्बोहाइड्रेट से आता है। अगली एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कार्बोहाइड्रेट का हम इंडिविजुअल अगर एनालिसिस करें, अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है तो आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। आपने अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है तो आपको 4 ग्राम कैलोरी मिलेगी। लेकिन अगर आपने 1 ग्राम वसा खाया है, 1 ग्राम वसा खाया है तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। दोनों अंतर को समझ लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा खाते हैं और हमारे शरीर की ऊर्जा की ज़रूरत में सबसे ज़्यादा योगदान कार्बोहाइड्रेट का ही है, पहली चीज़। लेकिन अगर हम दोनों की अलग अलग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम देता है 4 कैलोरी और वसा का
1 ग्राम देता है 9 कैलोरी। ये दोनों का बेसिक अंतर है। लेकिन बॉडी में सप्लाई जो ज़्यादा कर रहा है वो कौन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट कर रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा मात्रा में, दोनों फैक्ट अलग हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है कि हमारी बॉडी में ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा करता है। मान के चलिएगा कि आपका मकान बन रहा है और आप मकान के लिए बिल्डिंग मटेरियल 2 लोगों से लेके आते हैं। बिल्डिंग मटेरियल वाले आपने देखे होंगे दुकानदार, जिनके यहाँ सीमेंट, गिट्टी, बदरपुर क्या है। एक दुकानदार ए है और एक दुकानदार बी है। आपके मकान बनते समय दोनों के यहाँ से माल आता है। बी बहुत बड़ा वाला दुकानदार है, इसके पास बहुत ज़्यादा माल है, और ए छोटा है, ये छोटा दुकानदार है, इसके पास बहुत ज़्यादा माल नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि लोगों को आराम सप्लाई कर सकता है। बी बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। अब आपका जो मकान बन रहा है, हो सकता है कि आपके मकान में 70% माल यहाँ से आ रहा हो और बाकी का माल यहाँ से आ रहा हो। तो ये दोनों आपस में कंपैरिजन करेंगे तो ये अलग कंपैरिजन हो गया कि भाई ए पे माल बहुत कम है और बी पे माल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब आपके मकान बनते समय आप देख रहे हैं कि ए से माल 70% आ रहा है और बी से माल कितना आ रहा है? 30% या थोड़ा बहुत और कम आ रहा है। इसी तरह से आप जब देख रहे हैं कि हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता और कार्बोहाइड्रेट और फैट में कंपैरिजन, तो कार्बोहाइड्रेट अगर आपने 1 ग्राम लिया तो आपको 4 कैलोरी मिलेगी, लेकिन आपने 1 ग्राम वसा अगर लिया तो आपको 9 कैलोरी मिलेगी। ये अलग फैक्ट हो गया। जैसे ए छोटा दुकानदार है, बी बड़ा दुकानदार है। लेकिन अगर बात करें हमारी बॉडी में सप्लाई ऊर्जा की कौन ज़्यादा कर रहा है, तो 50 से 65% ऊर्जा की सप्लाई कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है, और वसा कम करता है। इसके अलावा प्रोटीन भी थोड़ी बहुत ऊर्जा हमें देता है, लेकिन बॉडी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की सप्लाई कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट उस छोटे दुकानदार की तरह है कि उसके पास माल तो कम है, अर्थात 1 ग्राम में कैलोरी तो कम है फैट के मुकाबले, लेकिन बॉडी में सप्लाई इसी की ज़्यादा है, क्योंकि हम दिन भर में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, दूध पीते हैं। फैट आप कितना? थोड़ा बहुत ऑयल खाते हैं। आजकल तो आप देखा होगा, ये ट्रेडिशन है कि हम लोग ऑयल से बचते हैं, घी इत्यादि कम खाते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि हम फैट इत्यादि लेते भी कम है, जबकि कार्बोहाइड्रेट दिन में हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। चावल लगभग रोज़ लेते हैं, आलू, इसके अलावा रोटियां, ये तो 3 कॉमन चीज़ जो डेली हम लेते ही हैं। और भी और चीज़ों से हमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो देखिएगा भोजन के घटक, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले कार्बनिक घटक तो दूसरे अकार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे बने हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक हैं, ठीक है ना। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक हैं। ये शरीर को क्या प्रदान करते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा सप्लाई ऊर्जा की अगर बॉडी में कोई करता है तो कार्बोहाइड्रेट करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर की ऊर्जा आवश्यकता का 50 से 65% कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जब कोर बायोलॉजी की बात करेंगे तो बात करेंगे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कैसे कैसे होते हैं, इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है। चूँकि सीटेट का पेपर है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो पेपर में आएगा नहीं। और अभी आप चूँकि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उसको ज़्यादा खींचना आवश्यक नहीं है। कोर बायोलॉजी में बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, इसकी परतें खोलेंगे। तो काय से प्राप्त होगा हमें? गेहूं से, चावल से, आलू से, मक्का से, केला से, शकरकंद से, ब्रेड से, शक्कर आदि से आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की जब कमी होती है तो आप पतले हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में थोड़ा सा ऐंठन रहती है, थोड़ी कमजोरी रहती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो याद रखिएगा, जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, समझ के चलिएगा, आप ज़्यादा रोटियां खा रहे हैं, ज़्यादा चावल खा रहे हैं, ज़्यादा आलू खा रहे हैं, तब उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी बॉडी में आवश्यकता है इतने कार्बोहाइड्रेट की और आप इतना खा रहे हैं, है ना। मैं ऐसे क्वांटिटी बता रहा हूँ आपको, ग्राम में ना बता के, समझने वाली बात है, समझिएगा सिर्फ कि आपको इतनी आवश्यकता और आप खा रहे हैं इतना। आपको चावल बहुत पसंद है और आप सुबह शाम चावल में लगे हुए हैं, या आपको आलू पसंद है तो आप वो खा रहे हैं, केले पसंद हैं। हद से ज़्यादा या आवश्यकता से ज़्यादा जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उस केस में क्या होता है? आवश्यकता से, अब आपने कार्बोहाइड्रेट जितना खाया उसमें से जितनी ज़रूरत ऊर्जा की है वो तो बॉडी ने ले लिया आपसे, ख़त्म हो गया वो तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उसका कैलोरी बन गई, वो बॉडी में यूज़ हो गई। बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल जाता है, बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल जाता है, फिर वो आपकी बॉडी पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे कि जैसे कोई व्यक्ति मोटा होना शुरू होता है तो सबसे पहले उसके चेहरे पर डबल चिन, यहाँ साइड में हैंडल्स उसके शुरू हो जाते हैं, पेट निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। आप, चूँकि मैं एक फिटनेस लवर हूँ और मैं डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ,
जुनून है मुझे एक्सरसाइज करने का। आपसे भी मैं यही कहूँगा कि रोज़ाना एक्सरसाइज करें, क्योंकि आज अब आप युवा हैं, यंग हैं, और आप आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मान के चलिएगा आप जब थोड़ी सी आपकी अवस्था बढ़ेगी तो आपसे डॉक्टर के कहने पे करनी पड़ेगी, और फिर वो आपको मजबूरी में करनी पड़ेगी, बीमार हो गए तब करनी पड़ेगी। इसलिए आज से ही एक्सरसाइज करें, फिट रहें, डॉक्टर को अपने पास ना आने दें। और मैं पिछले 18 सालों से एक्सरसाइज लगातार कर रहा हूँ। बहुत कम दिन ऐसे होंगे जहाँ मैंने एक्सरसाइज ना की हो, वरना मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना खाएँ, रोटियाँ ज़्यादा ना खाएँ, लिमिटेड खाएँ, फ्रूट्स ज़्यादा खाएँ। और सभी लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ। सलाद खाइए बहुत ज़्यादा आप, है ना, चने खाइए और ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना हो। दालें खाइए आप। तो आप याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होगा? गेहूँ, चावल, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, ब्रेड, शक्कर आदि से प्राप्त होगा। अगली बात करते हैं प्रोटीन की। ध्यान रखिए, प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी क्या है? प्रोटीन भी कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक। अगर प्रोटीन की हम बात करें, जब हम बात करेंगे कोर बायोलॉजी की बात करेंगे, तो प्रोटीन के बारे में ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है ना, जटिल कार्बनिक यौगिक है। और प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। कैसे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि आएगा नहीं पेपर में, चूँकि अब आया है तो हल्का सा बता देता हूँ। अमीनो अम्ल मिलके बनाते हैं क्या? प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो अम्ल कई प्रकार के होते हैं, आवश्यक और गैर आवश्यक। आवश्यक वो जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, आवश्यक अमीनो अम्ल वो जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें बाहर से लेना जरूरी होते हैं। और गैर आवश्यक, देखिएगा मैं शब्द यूज कर रहा हूँ अमीनो अम्ल में। पहला अमीनो अम्ल कौन सा हो गया? आवश्यक, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। और एक होते हैं गैर आवश्यक। शब्द में अंतर समझिएगा, इसे कहते हैं नॉन एसेंशियल। गैर आवश्यक लिखा हुआ है, अनावश्यक नहीं लिखा हुआ है, याद रखना, दोनों में अंतर है। अनावश्यक का मतलब है इसकी आवश्यकता ही नहीं है, जबकि गैर आवश्यक का मतलब क्या है? आवश्यक का मतलब क्या है कि प्रोटीन बनने के लिए बॉडी में अमीनो अम्ल चाहिए। अमीनो अम्लों को दो भागों में बांटा गया है, वे जो आवश्यक हैं, वे जो गैर आवश्यक हैं। क्यों है गैर आवश्यक और आवश्यक? जब सबकी ज़रूरत है तो सभी आवश्यक होने चाहिए, लेकिन अंतर समझिएगा। आवश्यक अमीनो अम्ल वो हैं जो बॉडी खुद नहीं बनाती। आवश्यक अमीनो अम्ल वो हैं जो बॉडी खुद नहीं बनाती, इनको बाहर से लेना आवश्यक है। इनको बाहर से लेना आवश्यक है, इनको बाहर से लेना आवश्यक है। जबकि गैर आवश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो बॉडी खुद बना लेती है, तो इनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिएगा, अमीनो अम्ल जितने भी आवश्यकता हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। आवश्यक हमें बाहर से मतलब क्या है? ये किसी न किसी भोजन के थ्रू लेने जरूरी हैं। और जबकि गैर आवश्यक अमीनो अम्ल वो हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, इसलिए इनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। जबकि जरूरत सभी की है, पर कुछ ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर बन गए, इसलिए इन्हें गैर आवश्यक की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपने देखा, तो प्रोटीन मैंने क्या बताया? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? अमीनो एसिड से मिलते हैं। प्रोटीन का सबसे बड़ा काम क्या है? प्रोटीन सबसे बड़ा काम है आपकी बॉडी में मसल्स बनाना। आपकी बॉडी में मसल्स बनाना, आपकी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना, आपकी कोशिकाओं को बनाना। आपकी मसल्स में टूट फूट होती रहती है पूरे दिन में। आपके टिश्यू जिन्हें ऊतक कहा जाता है वो टूटते रहते हैं, है ना, उनकी मरम्मत इत्यादि करना, ये सब किसका काम है? प्रोटीन का काम है। तो क्या लिखा हुआ है? मांसपेशियों और ऊतकों का निर्माण, इनकी मरम्मत और इनका विकास कहाँ से प्राप्त होगा? दूध से, मांस से, अंडा, मछली, दालें, सोयाबीन, मटर, पनीर आदि। सोयाबीन सबसे बढ़िया स्रोत है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चूँकि EVS की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, जब हम बात करेंगे तो प्रोटीन की हम बात करते हैं। प्रोटीन को हम दो तरह से बांटते हैं, एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन जो जंतुओं से पाया जाता है, प्लांट प्रोटीन जो पौधों से पाया जाता है। जैसे आपने दूध पिया तो आपको प्रोटीन मिला, तो दूध कैसा प्रोटीन हो गया? एनिमल प्रोटीन, क्योंकि दूध किससे मिला है? पशुओं से मिला है, तो पशु प्रोटीन हो गया। आपने दाल खाई और दाल से प्रोटीन मिला, तो वो कैसा प्रोटीन हो गया? ये आपका प्लांट या पादप प्रोटीन हो गया। तो हम जब कोर बायोलॉजी की बात करेंगे तो इस तरह से भी इसका हम एक वर्गीकरण करेंगे, लेकिन यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रोटीन के आपके सोर्स हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका सोयाबीन में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सोयाबीन में 38 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। वसा की बात करें, फैट जिसे हम कहते हैं, तो फैट से मैंने आपको जैसे बताया कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से आपको कितनी मिलती है? 1 ग्राम से आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4 कैलोरी मिल रही थी, ठीक है ना, 4 कैलोरी मिल रही थी। और वसा के 1 ग्राम से कितनी मिल रही है आपको? फैट के 1 ग्राम से कितना मिल रहा है? आपको मिल रहा है 9 कैलोरी।
ठीक है ना। तो यानी कि इसका मतलब है कि ऊर्जा देने में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है? वसा, ठीक है ना। वसा का अगला काम क्या है? दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपने देखा होगा कहीं आपके बॉडी पे हल्की सी चोट लग जाए, है ना, हल्की सी आपको मान लो यहाँ कुछ कट लग गया, तो आप देखते हैं हमारी जो त्वचा है उसके नीचे सफ़ेद सफ़ेद एक लेयर निकल के आती है, वाइट वाइट होती है ना, और उसमें से हल्का सा ब्लड की बूंदा निकलना शुरू हो जाती है। तो जो वाइट वाइट लेयर आप देखते हैं ना, फैट की लेयर है। हमारी बॉडी की जो त्वचा है इसके अंदर जो लेयर है वो फैट की लेयर है। फैट क्या करता है कि हमारी बॉडी में एक लेयर बनाता है त्वचा के नीचे और बॉडी के टेम्परेचर को बाहर निकलने से रोकता है, यानी कि शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। कैसे? अब आप देखिएगा इस समय टेम्परेचर 45 से ऊपर है ना, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। या आप ठंडों में देखोगे तो टेम्परेचर 10 के आसपास आ जाता है। अगर मैं इस मार्कर को रख दूं ठंड के मौसम में तो ये 10 डिग्री होगा, तो 10 डिग्री का टेम्परेचर ये भी 10 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं गर्मियों में रख दूं तो अगर आज टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा। लेकिन क्या बॉडी चेंज होती है ना, बॉडी का 37 के आसपास रहता है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, कम ज़्यादा होता रहता है। थोड़ा सा बुखार की वजह से अगर कभी हो जाए तो वो भी कितना अंतर आता है? 1 डिग्री का अंतर आता है। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है ना, इसके लिए अंदर बहुत सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, इसके अलावा फैट बहुत काम कर रहा है। इसके लिए क्या काम कर रहा है? फैट काम करता है कि हमारी त्वचा के नीचे जमा हो जाता है, जो कि मैंने बताया त्वचा के नीचे वाइट लेयर होती है, और उस का काम क्या है फैट का? शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकना, या दूसरे शब्दों में कहें कि शरीर के तापमान को बनाए रखना। दूसरा काम है कि हमारे अंगों को झटकों से बचाता है। हमारे अंगों को जितने भी हमारे बॉडी पार्ट हैं इनके ऊपर सब लेयर चढ़ी हुई है, तो जो बाहरी आघात हैं जिन्हें झटका कहा जाता है उनसे बचाने में मदद करता है। तो फैट क्या है? ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी। यह शरीर के त्वचा के नीचे जमा हो जाता है, शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है, अर्थात बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यह शरीर के अंगों को आघात या झटकों से बचाता है, शरीर के अंगों को आघात या झटकों से बचाता है। वसा की बात करें तो दूध में पाया जाता है, पनीर में, मक्खन में, घी, अंडा, मांस, तेल इत्यादि पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब चूंकि यहाँ सीटेट की बात हो रही है तो केवल ये बात होगी कहाँ से मिलेगा, और जब हम बात करेंगे कोर बायोलॉजी की तो बात करेंगे सैचुरेटेड फैट कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, फिटनेस के हिसाब से कौन सा बढ़िया, ये मैं आपको सब बताऊँगा। तो यहाँ चूँकि सीटेट है इसलिए शॉर्ट में बात होगी आपसे। तो ये सब आपके क्या है? आपके स्रोत हैं, कहाँ से वसा आपको मिलेगा। 1 ग्राम वसा में आपकी 9 कैलोरी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं विटामिन की। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन की खोज जो है वो किसने की थी? एक बंदा था कैसिमिर फंक नाम का बंदा था, उसने खोज की थी इसकी। 1912 में इसकी खोज की थी। इसके अलावा इसको सहायक आहार कहा जाता है, विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। सहायक आहार किसने कहा? हॉपकिंस नाम के एक वैज्ञानिक ने। हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि ये सहायक आहार हैं विटामिन, और विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। ठीक है ना। अभी यहाँ विटामिन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन सीटेट में विटामिन के बारे में डिटेल में चर्चा है तो बात करेंगे जल में घुलनशील कौन से हैं और वसा में घुलनशील कौन से हैं। लेकिन अभी सिर्फ घटक की बात है, थोड़ी सी बात करेंगे। तो विटामिन की खोज फंक ने की। कब की? 1912 में। ये रोगों से मानव शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये रोगों से मानव शरीर की रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा विटामिन सी क्या करता है? रक्षा करता है रोगों से। विटामिन सी घाव भरने में सहायक है, या बहुत सारे विटामिन हमें आँखों के रोग से बचाते हैं, रतौंधी इत्यादि से बचाते हैं। बहुत से विटामिन हमारी हड्डियाँ मजबूत करते हैं। बहुत से विटामिन से हमारी जनन क्षमता है ना, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़िया होती है। कौन कौन से होती है मैं यहाँ इसको नहीं बता रहा हूँ, मैं जैसे ही अगले मैं विटामिन बताऊँगा तब बताऊँगा किस विटामिन का क्या काम है और हम उन्हें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान में चूँकि कोरोना काल है तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो उसमें मैं आपसे कुछ बात करूँगा इम्यून सिस्टम के बारे में। तो विटामिन का काम क्या है? रोगों से रक्षा करते हैं। इन्हें सहायक आहार की संज्ञा किसने दी? हॉपकिंस ने दी। कहाँ से मिलेंगे आपको? फलों से, सब्जियों से, दूध, अंडा, मछली आदि से मिलेंगे। जब मैं आपके इसी सीटेट के सेक्शन में विटामिन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कौन से फल से या कौन सी सब्जी से या किस भोजन से कौन से विटामिन की प्राप्ति ज़्यादा होती है। जैसे गोल्डन चावल से कौन सा मिलेगा, मछली से कौन सा मिलेगा, गेहूं के अंकुर के तेल से कौन सा मिलेगा, या खट्टे फलों से कौन सा मिलेगा, इसकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आहारी रेशे। तो आपने देखा भोजन के घटक 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। भोजन की मैंने आपसे बताई, भोजन वह पदार्थ है जो किसी भी जीव के शरीर की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है, किसी भी शरीर की वृद्धि, विकास और
मरम्मत इत्यादि वो पूरा मरम्मत इत्यादि करने में हेल्प करता है। शरीर के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनको सुचारू रूप से देखेगा। ये वीडियो मैं 7 बजे बना रहा हूँ और इस समय आप देख रहे हैं 7 बजे भी क्या हाल है गर्मी का। आज ही बना रहा हूँ, आज ही अपलोड करूँगा। आज 18 जून है और आज ही अपलोड करूँगा। बड़ा गर्मी खतरनाक इस समय पड़ रही है, थोड़ी सी गर्मी का मौसम चेंज हो तो वीडियो एक से ज़्यादा आपको दिन में मिले। तो देखिएगा, आहारी रेशे की मैं आपसे बात कर रहा था। इससे पहले भोजन के घटक की आपसे बात करी। भोजन बताया मैंने आपको क्या है, ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत, बायोलॉजिकल प्रोसेस सब में काम करता है। भोजन के घटक 2 भागों में बांटे, कार्बनिक देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, प्रोटीन देखा, वसा देखा, विटामिन। आहारी रेशे की बात करते हैं। आहारी रेशे ने फाइबर कहा जाता है, या और हिंदी में कहें तो इन्हें कहते हैं रुक्षांश। इन्हें कहते हैं रुक्षांश कहा जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, आप कभी रात में या दिन में आप पूरियां खा लें, या आप छोले भटूरे खा लें, या आप कुछ ऐसा खा लें जो मैदे से बना हो, और आप सुबह जब फ्रेश होने जाते हैं तो आपको फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है। आपके शरीर से भोजन के बाद जो अपशिष्ट हैं, जो मल के रूप में हैं, वो शरीर से बाहर निकलने में प्रॉब्लम करते हैं ना। तो क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा सलाद खा लें रात में तो आपका पेट आसानी से साफ़ हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जब आप सलाद खाते हैं, आप फल खाते हैं, या आप एक चीज़ आती है ईसबगोल की भूसी। ईसबगोल सबने देखा होगा, सभी घरों में बुज़ुर्ग होते हैं वो सब लेते हैं। हमें भी लेनी चाहिए, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम जो युवा क्या सोचते हैं कि ये बुज़ुर्ग हैं, ये ले रहे हैं और इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम आज से अपना पाचन क्रिया सही रखते हैं तो बुढ़ापे में इसका बहुत आराम मिलेगा। तो आहारी रेशे आपको कई जगह से मिलते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये है कि आप जब खाना खाते हैं तो जब आपका खाना पच जाता है पूरी तरह से, है ना, खाने की शुरुआत पचने की मुंह से हो जाती है। पाचन क्रिया पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आपके भोजन के पाचन की क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर आपकी पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में ऐसे चलती रहती है। तो जब भोजन पूरा पच जाता है तो कुछ भोजन का हिस्सा ऐसा होता है जो पचता नहीं है, कुछ भोजन का हिस्सा ऐसा होता है जो पचता नहीं है। तो बिना पचा भोजन क्या होता है, बॉडी से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। अगर आपने भोजन में रेशे लिए हैं, फाइबर लिया है, यानी कि सलाद खाई है, फल खाए हैं, या आपने ईसबगोल की भुसी रात में खाई है, तो आपका पेट आसानी से साफ़ हो जाएगा। और आपने क्या किया, सिर्फ क्या किया, छोले भटूरे खा लिए और बाकी का ना सलाद खाई, ना फल खाई, ना ये खाया, तो आपका पेट साफ़ होने में दिक्कत होगी। तो आहारी रेशे, दैट इज़ कॉल्ड फाइबर, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। कहाँ से पाया जाएगा, साबुत अनाज से। साबुत अनाज आप क्या करें, आप चने भिगो दें, है ना, लेते हैं ना हम लोग, स्प्राउट्स लेते हैं, साबुत अनाज में आ गया। छिलके वाली दालें ले लें आप, छिलके वाली जितनी भी दालें हैं वो सब बेनिफिट करेंगी, क्योंकि दाल से प्रोटीन मिल जाएगा और जो उसको छिलके हैं वो फाइबर के रूप में काम करेंगे। ताज़े फल, आप कोई भी फल खा लें, आप खरबूज खा लें, आप और कोई फल खा लें, आप पपीता खा लें, तो आपका पेट साफ हो जाता है। तो ये आपके आहारी रेशे। अब बात करेंगे भोजन के अकार्बनिक घटक की बात करेंगे। वीडियो कितना लंबा हो गया। अब बात करते हैं आपके अकार्बनिक घटक की बात करते हैं। अकार्बनिक घटक में 2 आते हैं, खनिज लवण और जल आते हैं। खनिज लवण और जल आते हैं, ध्यान रखिएगा। खनिज लवण को मिनरल्स कहा जाता है, मिनरल्स, ठीक है ना। यहाँ चर्चा सीमित होगी, कोर ज्वालजी ज़्यादा होगी। देखिएगा, शरीर के उचित विकास के लिए बहुत आवश्यक है मिनरल्स, जैसे कैल्शियम, तो आप जानते हैं दांतों के लिए, हड्डी के लिए। फॉस्फोरस, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए। मैंने आपसे कहा आयरन भी एक खनिज है काय के लिए, ब्लड के लिए। मैंने आपसे कहा सोडियम, तो ब्लड प्रेशर इत्यादि के लिए आवश्यकता है। तो शरीर के उचित विकास के लिए। आपने कहा आयोडीन, तो आप जानते हैं बुद्धि के विकास के लिए आवश्यक है। तो खनिज लवण आपके शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खनिज लवण आपके काय के लिए, शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बहुत सारे भोजन से पाए जाते हैं और हमारे जल में भी पाए जाते हैं, जो हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आजकल का जल इतना प्रदूषित है कि समस्या ये होती है कि लोगों को फिर डर लगता है कि इसमें इतनी सारी अशुद्धियाँ, खासकर आर्सेनिक ज़्यादा पाया जाता है, तो लोग फ़िल्टर लगवा लेते हैं घर में। और कई दफ़ा क्या होता है, वो फ़िल्टर बिना सोचे समझे लगवा लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि फ़िल्टर लगवाना है कि नहीं लगवाना है। आपको एक सलाह है, तो जब भी आप फ़िल्टर लगवाएं, WHO की रिपोर्ट भी है, WHO ने कहा है कि वाटर फ़िल्टर जो हैं, RO जो हैं, वो नुकसान कर रहे हैं बजाय फ़ायदे के। उसकी वजह क्या है, समझिए कि आप जो पानी पी रहे हैं
उसमें ज़मीन से जब पानी आ रहा है तो ज़मीन में जब पानी अंदर भरा हुआ है तो बहुत सारी चट्टानें उस पर टच होके आ रहा है, तो उन चट्टानों में बहुत सारे खनिज होते हैं, खनिज ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। तो बहुत सारे खनिज पानी में मिक्सअप हो गए। कुछ खनिज ऐसे भी मिक्सअप हो जाते हैं जो शरीर के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे आर्सेनिक इत्यादि हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, आपके घर में जो पानी है क्या वो कम्प्लीटली नुकसान करेगा? क्या उसमें जो खनिज हैं वो सारे वही खनिज हैं जो नुकसान करते हैं? उसमें खनिज वो भी होंगे जो फ़ायदे करते हैं, जो नुकसान भी करते हैं। अगर आपके पानी में कुछ खनिज ऐसे हैं जो नुकसान करते हैं तो आपको फिर ये देखना उनकी मात्रा कितनी है, क्योंकि उनकी मात्रा अगर लिमिट से कम है तो हमारी बॉडी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी बॉडी उनसे खुद लड़ लेगी। ऐसा नहीं है जरा सा भी आ गया तो नुकसान ही करेगा, हमारी बॉडी की लड़ने की क्षमता खुद होती है। आपने देखा होगा अभी WHO ने भी यही माना है कि दुनिया में 60% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में कोरोना से लड़ने की शक्ति पहले से डेवलप है। तो हमारा शरीर भी तो लड़ता है, नहीं लड़ता है? कभी आप देखते हैं बुखार आता है, क्यों आ रहा है बुखार? क्योंकि बॉडी में कोई ना कोई बैक्टीरिया इत्यादि है और हमारा शरीर उससे लड़ रहा है, और लड़ रहा है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए बुखार आ रहा है। तो बहरहाल पानी जब आप देख रहे हैं तो पानी के अंदर अशुद्धियाँ हैं, तो अशुद्धियाँ किस लेवल की हैं? अशुद्धियाँ हद से ज़्यादा हैं तो आरओ लगवाइए, अगर अशुद्धियाँ एक लिमिट में हैं तो उस लिमिट में अशुद्धियों को रहने दीजिए। उसकी वजह है कि अगर वो अशुद्धियाँ एक लिमिट से कम है तो हमारा शरीर उनमें अपने आप निपट लेगा, हमें ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने क्या किया, आरओ लगवा लिया, तो आरओ क्या करेगा? उन अशुद्धियों को तो फिल्टर करेगा ही, लेकिन जो ज़रूरी मिनरल्स हमें पानी के द्वारा मिल रहे हैं, ज़रूरी खनिज हमें पानी के द्वारा मिल रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एक ये तो हुआ कि जो अशुद्धियाँ थी वो निकल गई, लेकिन हमारे क्या हो गए, मिनरल्स भी तो चले गए ना। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि आपके पानी का लेवल क्या है। TDS लेवल जैसे होता है, TDS के द्वारा हम काउंट करते हैं। आप हमेशा ये करें कि जब भी आप आरओ लगवाएं तो आरओ का जो इंजीनियर आता है, जो मार्केटिंग का लड़का आता है, उसे बुलाएं घर पे और अपने घर में ना 3-4 बोतल में पानी ला रखें। 2 बोतलों में पानी अपने घर का रखें, 1 बोतल में पानी बिस्लरी का मंगा के रखें, 1 में किसी और ब्रांड का मंगा के रखें और 1 पानी कहीं और से मंगा के रखें, और उस बोतल पे कोई ना कोई मार्क लगा दें जिससे कि आपको बता रहा है कौन सा पानी कहाँ का है। क्योंकि ये लोग गड़बड़ी करते हैं, ये क्या करते हैं कि आपके घर का पानी सही भी है ना तो उसे गलत दिखा देते हैं। तो कहते हैं भाई आपके यहाँ तो बहुत ख़राब पानी है, ये वो, तो आप डर के, ये डर का बिजनेस है, आप ध्यान रखिएगा। आप हॉस्पिटल जाते हैं, डर का बिजनेस है। आप देख रहे हैं कोरोना काल में कितनी डर का बिजनेस है कि आप मान लीजिए आपके किसी परिचित को कोरोना हो गया तो ये लोग डरा देते हैं। तो ये डर का बिजनेस है। तो आपको बता देगा TDS आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, आप यकीन मत करिए। आप कई सारे पानी के सैंपल रखिए, एक अपने घर का, एक पड़ोसी घर का, एक कहीं और का, एक बिस्लरी का, एक अपने घर से 4-6 किलोमीटर आगे का, और सबको अलग अलग टेस्ट कराइए। फिर देखिएगा इसकी रिपोर्ट एक सी अलग अलग है। अगर बिस्लरी के पानी को, ओरिजिनल बिस्लरी के पानी को भी ख़राब बताया जाता है तो थप्पड़ मार के से घर से भगा दीजिए, कई बार ऐसा होता है। और जब आपका क्रॉस चेक हो जाए, और एक से मत कराइए, जल्दबाजी मत करिए कि जेब में पैसा है खटाक से फेंक दिया आपने, आरओ लगवा लिया। आप तुरंत 1-2 जगह और चेक कराइए। जब आपको लगे कि हाँ मेरे घर के पानी का जो TDS लेवल है वो कई जगह एक सा बताया है और यह TDS लेवल ज़्यादा है, तब आप आरओ लगवाएं। और आरओ जब लगवाएं तो ध्यान रखिएगा, आरओ लगाते समय वहाँ सेटिंग ऐसी होती है, वहाँ फ़िल्टर इतने लगाए जाते हैं कि उस फिल्टर से TDS लेवल सेट किया जाता है। तो TDS लेवल बहुत डाउन ना करा लें। देखा वो कुछ लोगों के घर में आरओ का पानी कड़वा कड़वा लगता है, तो आपको जब पीते हैं तो आपको तो अजीब सा लगता है, लेकिन वो लोग कंफर्टेबल हैं उस पानी के साथ क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है। तो ध्यान रखिएगा, TDS लेवल जब ज़्यादा डाउन कर देते हैं वो लोग, आरओ की ज़्यादा, आप देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद बड़े बड़े एक बोतल जैसी लगी होती हैं, वो सब फिल्टर होते हैं उसके। तो आपने अगर ज़्यादा लगवा लिए हैं तो क्या होगा, वो TDS लेवल डाउन कर देगा। तो आप समझ लीजिए पानी फ़िल्टर तो हो गया लेकिन सब कुछ चला गया उसमें से, यानी कि जो आपको फ़ायदा कर रहे थे मिनरल्स वो भी चले गए। इसलिए TDS लेवल भी ज़्यादा ना करवाएं, और इसे लगवाने से पहले WHO की गाइडलाइन ज़रूर पढ़ लें। मैं उससे सहमत हूँ और मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी हुई है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा गाँव कासगंज के पास है, कस्बा है बिलराम, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ पानी की थोड़ी समस्या थी तो मैंने वहाँ 2010 में आरओ लगवाया था, और वहाँ हम लोग वहाँ रहते थे, मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी इत्यादि रहते थे वहाँ। अब हम लोग सब अलीगढ़ शिफ्ट हो गए हैं। अलीगढ़ में पानी की चेक करवाया मैंने, मैं देखता हूँ कि पानी का क्या लेवल है। अलीगढ़ में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पानी का लेवल ठीक है और आरओ की आवश्यकता नहीं है। तो गांव में जो आरओ है वो आज भी वहाँ ऐसे ही लगा हुआ है, मकान बंद है, वहाँ कोई यूज़ नहीं करता है।
मैं चाहता था उसको यहाँ लगा सकता था, क्योंकि आजकल आरओ लगवाना स्टेटस सिंबल बन चुका है। लोग वाले साहब हमारे यहाँ आरओ है, आवश्यकता नहीं है, मैंने आरओ नहीं लगवाया। मैं हर 6 महीने में यहाँ का पानी चेक करवा लेता हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ पानी में गड़बड़ है तो मैं आरओ वहाँ से या कोई नया लगवा लूँगा। बिना आवश्यकता के आरओ ना लगवाएं तो जो मैंने कहा उन सबका पालन करें और टीडीएस लेवल को ज़्यादा डाउन ना कराएं, क्योंकि हमें खनिज लवण पानी से बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के उचित विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। जल की बात करें, एक और घटक है जल, महत्वपूर्ण घटक है। शरीर के भीतर पोषक तत्वों का अवशोषण, आपने जो कुछ भी खाया पिया है, पानी जब आप पी लेते हैं तो पानी के माध्यम से ही उसमें से बहुत सारे पोषक तत्व निकल आते हैं और हमारे शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करता है। देखो पसीना आ रहा है तो पसीना पानी के रूप में आ रहा है ना, तो ये पानी आ रहा है ऊपर निकल के मेरी त्वचा से और अपने संग बहुत सारी गंदगी लेके आ रहा है, अपशिष्ट लेके आ रहा है। मैं सुबह सुबह नित्य क्रिया के लिए जाता हूँ तो मेरे शरीर से मल बाहर निकलता है तो पानी की सहायता से निकलता है। तो पानी का रोल क्या है कि शरीर के भीतर अपोषण तत्वों का अवशोषण और शरीर के अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो यह आपके भोजन के घटक रहे। आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। भोजन के बारे में बहुत विस्तार से बात होगी, बहुत डिटेल से बात होगी कोर बायोलॉजी में। यहाँ लिमिटेशंस हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा सकता, चूँकि सीटेट ईवीएस के पेपर में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। भोजन के अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि हम देश के कौन कौन के हिस्से में किस प्रकार का भोजन खाया जाता है, भोजन के संरक्षण की क्या क्या तकनीकी हैं, विटामिन्स की बात करेंगे और कुछ और टॉपिक्स की उसमें बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा। और इसके अलावा किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हों तो वहाँ इसको शेयर कर दें। थैंक यू।